हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी सेट नंबर 1 अपलोडेड है। साथ ही साथ अन्य भी और भी बिहार दरोगा पीटी के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समक्ष करवाया जाएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ठीक 3 बजे आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है और फिर 4 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आज थोड़ा मैं लेट हूँ, लेकिन नॉर्मल डेज में 4 बजे आप लोगों को डेली वीडियो मिल जाया करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का क्यूरीज है स्पीड से रिलेटेड। देखिए स्पीड जो है वो तो आप क्या कर सकते हैं कि YouTube में एक सेटिंग्स होती है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ स्पीड रिगार्डिंग इशू है, आप लोग क्या चाहते हैं, स्पीड ऐसे ही रखा जाए या स्पीड कम कर दिया जाए या और तेज़ कर दिया जाए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सुझाव ही हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलावतरण किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ICGS सचेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ICGS सचेत। अगर बात करते हैं हम सचेत की, तो ये भारतीय तटरक्षक जो जहाज सचेत है वो 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में पहला पोत है। ये जो है वो 150 मीटर लंबा पोत है और इसका वजन जो है वो लगभग 2350 टन के बराबर है। नेक्स्ट है हमारा कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो ये लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 76। हेली धूमकेतु की अगर बात करते हैं तो इसका जो नामकरण है वो ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर किया गया था, जिन्होंने 1705 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो इसको लिया गया है सोवियत संघ यानी रसिया के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क के तहत है। तो उस समय स्टार्टिंग में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है वो सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो यूके से अगर बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से याद रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सब कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा संवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना भाषा और संयुक्त अधिवेशन, ये तीनों चीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में 20 जनवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है वो दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। SBI की अगर बात करते हैं तो इसका जो गठन है वो 1 जुलाई 1965 को हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह की अगर बात करते हैं तो उसका जो नेता था वो खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान। बरेली में की अगर बात करते हैं तो बरेली में खान बहादुर खान ने ही विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अपने आप को नवाब घोषित किया था। फिर जो था वो कैंपबेल जो आता है और फिर यहाँ विद्रोह को समाप्त कर देता है और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दे दी जाती है। और ये अगर बात करते हैं 1857 की, तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था पॉम्स्टन। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये गुप्त वंश का शासन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश का शासक। गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल में जो उज्जैन था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही होता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में होता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो मौर्य वंश से याद रखिएगा इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की बात करते हैं तो ये महाजनपद थी जिसकी राजधानी थी राजगृह।
नेक्स्ट है हमारे बिहार के किस अस्पताल को टीबी के जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर का मान्यता दिया जाना है? तो ये बिहार के IGIMS हॉस्पिटल की बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IGIMS पटना। एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार जो बजट 2020-21 का था उसमें 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्लैंक के प्रबल अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का अनुयायी था और ये मौर्य वंश का संस्थापक था। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म से याद रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मानता है। जैन धर्म के त्रिरत्न भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर यही हम बात चंद्रगुप्त मौर्य की करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। 322 ईसा पूर्व यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था और इसकी मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी हुई है। तो नाबार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाबार्ड जो है वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और तत्कालीन इसके चेयरमैन का नाम है गोविंद रजलो चिंटाला। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी, हाँ बिल्कुल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर यही हम लोग बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो भारत की महान्यायवादी जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उनके प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण कर सकता है। महान्यायवादी से याद रखिएगा, यह जो है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी किसी भी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। यह जो है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है और यह जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगर यही हम बात राज्यपाल की करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है या पद त्याग कर सकता है। भारत के संविधान में अगर बात करते हैं तो राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में होता है तब इसमें एक संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? तो बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है वो 1904 में मढ़ौरा में लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। और फिर जाकर ये जो चीनी मिल है वो 1998 में बंद हो जाता है और ये जो 1904 में मढ़ौरा में लगाया जाता है इसको कानपुर शुगर वर्क्स के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एकेडमिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो हेनरी बिबियन डेराजियो के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि 19 फरवरी 2020 को किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राम मंदिर से एक चीज़ याद रखिएगा, राम मंदिर निर्माण के लिए एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें से कि एक ट्रस्टी को अनिवार्य रूप से दलित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुलसीदास जो थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो यूपी के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। यह मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के भी समकालीन थे, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो तुलसीदास की अगर बात करें तो ये अवधी भाषा में रामचरितमानस और रामलला नछू और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की भी रचना किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है।
तो आनंद मठ उपन्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सन्यासी विद्रोह का आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो बंगाल का 1770 ईस्वी का भयानक अकाल था और सन्यासियों पर लगा प्रतिबंध और अंग्रेजी सरकार का भारतीयों के प्रति उदासीन रवैया जो था वो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण था। इस विद्रोह को फिर खत्म करने के लिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वो कई कठोर कदम भी उठाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह की अगर नेता की बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो जनरली छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड में हुआ करता है उसमें हुआ था। ये जो हुआ था कि जब जनजातियों जो थे वो एक सामूहिक खेती करते थे और उस सामूहिक खेती पर जो महाजन जमींदार जो लोग थे, ठेकेदार लोग, उन लोगों ने हमला बोला था और इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। यह जो विद्रोह है मुंडा विद्रोह, इसको सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। तो विद्यासागर सेतु की अगर बात करते हैं तो यह कलकत्ता में स्थित है, हुगली नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। विद्यासागर सेतु जो है वो भारत में सबसे लंबा तारों पर टिका हुआ पुल है और इसको दूसरे हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। पहला हावड़ा ब्रिज तो आप लोगों को पता ही होगा और एक चीज़ याद रखिएगा, हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडल ग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुंडल ग्राम जो है वो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ही हुआ था। महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई जो था नंदीवर्धन, उससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। फिर यह 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का बोध होता है। एक चीज़ और इनसे याद रखिएगा, इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। फिर इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। जनरली ये खदान उत्पादन से संबंधित है। तो और इस क्रांति का जो प्रभाव था वो मुख्यतः गेहूं पर पड़ा था और कुछ हद तक धान पर भी इसके प्रभाव पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ उत्पादन से। एक चीज़ याद रखिएगा, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966-77 के बीच हुई है और इसका जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भी कुछ अन्य क्रांतियां भी याद रखिएगा, जैसे तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति, मसाला उत्पादन जो है वो बादामी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो मैंग्रोव वनों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है सुंदरबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मुहाने पर स्थित सुंदरबन है वही विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हम लोग मैंग्रोव वनों की बात करते हैं तो जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो जैव विविधता से समृद्ध होती है जो कि अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी की आवश्यकताओं को पूरी करती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो जावा का आविष्कार किया है। तो जावा की आविष्कार करने वाला एक कनाडा का जो है जिसको हम लोग डॉक्टर जावा के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है जेम्स गोसलिंग। इनको डॉक्टर जावा के भी नाम से जाना जाता है। जावा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जावा क्या है, एक कंप्यूटर का क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ये जो है वो निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जो होता है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय या किसी सदन में राष्ट्र या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और फिर अनुच्छेद 111 में यह उपबंधित किया गया है कि विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है वो केसिक तत्व यानी कैपिलरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ और भी केसिक तत्व के उदाहरण याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हो गया ये ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो केस नली की तरह कार्य करता है।
साथ ही साथ कैसिक तत्व के और भी उदाहरण है, जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती में कैसिक तत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाएं, तनों, पत्तियां और जल और आवश्यक लवण जो है वो कैसिक तत्व की क्रिया के द्वारा ही होता है। कॉफ़ी पाउडर का जल में शीघ्र घुल जाना भी कैसिक तत्व का उदाहरण है। आप लोग एक और चीज़ भी देखे होंगे कि वर्षा जब होती है तो उसके जस्ट बाद जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। ऐसा भी इसलिए किया जाता है कि ताकि जो मिट्टी में बनी केसक नलियाँ होती हैं वो टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है। तो देखिए ओलंपियाड जो शतरंज ओलंपियाड 2020 है ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारत और रसिया को संयुक्त रूप से विनर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और रूस। आपको ये चीज़ मतलब देखा जाए तो भारत जो है वो पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के पास अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो मुख्य भूमि से 17 किलोमीटर दूर है और यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पुलिकट झील से घिरा हुआ है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है। तो ये हरिकोटा द्वीप जो ही है वही पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था। तो अकबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकबर जो था वो सर्वप्रथम 1562 में अंग्रेज के अजमेर के कछवाहा राज्य में भरामल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। और फिर यही जोधाबा से सलीम होता है और वो सलीम जो है वो जहांगीर के नाम से फेमस होता है। अगर हम बात करते हैं अकबर की तो अकबर से एक चीज़ याद रखिएगा, अकबर का जो शासनकाल था वो था 1556 से लेकर 1605 तक। यह जो है अपना राजाभिषेक 1556 में पंजाब के कन्नौर नामक स्थान पर करता है। यह जो है वो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठता है। यह दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी था। इसने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। इसकी जो शासक प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा थी। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था और इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी का 7वां पोत INLCU L57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसको निर्मित किया गया है मेमर्स गार्डनरीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह जो कि 24वें अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना द्वारा अभी रिसेंटली 2 ऑपरेशन भी चलाया गया है। एक है ऑपरेशन वैनिला जो कि नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है। एक है ऑपरेशन संकल्प जो कि नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की अगर मूल लिपि की बात करते हैं तो वो थी ब्राह्मी लिपि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की वर्णन की गई है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे प्राचीन मंडल जो है वो दूसरा और 7वां है और जो नवीन मंडल है जो सबसे बाद में जोड़ा गया था वो था पहला और 10वां मंडल। तीसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। उसमें 9वें मंडल जो है वो देवता सोम का उल्लेख किया गया है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को लिखा गया है जिसको कि खील के नाम से जाना जाता है। अगर यही हम बात देवनागरी की करते हैं तो देवनागरी से याद रखिएगा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अगर हम बात पाली भाषा की करते हैं तो पाली भाषा से याद रखिएगा तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है और बुद्ध जो थे वो अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में ही दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था। तो परिवार नियोजन बीमा योजना जो है वो 2005 में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। नेक्स्ट है हमारा कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो सर्वाधिक जो रासायनिक प्रदूषण होता है वो होता है चमड़ा उद्योग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा उद्योग से। चमड़ा उद्योगों से मेनली रूप से क्लोराइड, सल्फाइड, पारा, सीसा आदि ये सारी चीज़ें निकलती है। जो गंगा का प्रदूषण है, गंगा प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो भी है कानपुर का चमड़ा उद्योग ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा उद्योग। एक चीज़ और याद रखिएगा, चमड़ा से जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो ये जो है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा मच्छर के काटने से। और इस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी नामक मच्छर है ये, और यही जो है वो इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सॉरी इस पुस्तक के लेखक हैं एलिस्टेयर शियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिस्टेयर शियर। एक चीज़ याद रखिएगा, योग से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। एक चीज़ और याद रखिएगा कांगो नदी से, कि कांगो नदी जो है वो 0 डिग्री को रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी की अगर बात करते हैं तो नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और ये 2 डेल्टाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और अगर राज्यसभा महासचिव पूछ दे तो देश दीपक वर्मा जो है वो राज्यसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो कौन है। तो वो है काजीरंगा अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। दूधवा जो है वो यूपी में है, मानस भी असम में है और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में विश्व के जो 50% से लगभग 50% जो हाथी हैं वो भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है। तो ये कब शामिल किया है, ये किया है 27 मई 2020 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मई 2020 को। वायुसेना की अगर बात करते हैं तो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जो कि 26 में वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है। तो जीका वायरस जो है वो मच्छर के द्वारा वहन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं, एक साइड चालुक्य वंश दिया हुआ है। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, बतापी। ये बादामी के चालुक्य वंश की बात कर रहा है। बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वो थी बतापी और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था जयसिंह प्रथम। अगर हम बात करते हैं और 2 चालुक्य वंश की, तो कल्याणी का जो चालुक्य वंश था उसकी राजधानी थी मानखेड़, संस्थापक थे तैलप द्वितीय। अगर हम बेंगी के चालुक्य वंश की बात करते हैं तो उसकी राजधानी थी बेंगी और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। अगर हम बात करते हैं पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और इसके संस्थापक थे सिंह बर्मन चतुर्थ। अगर हम बात करते हैं हर्ष की, तो हर्ष की राजधानी थी कन्नौज या फिर थानेश्वर और जिसके संस्थापक थे पुष्प विभूति। और पांड्या वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी मदुरई और इसके संस्थापक थे नेडोयन। नेक्स्ट है हमारा कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। साथ ही साथ अगर अंडा उत्पादन की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। गेहूं उत्पादन या खदान उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। मछली उत्पादन की अगर बात करते हैं तो झींगा मछली का है गुलाबी क्रांति से संबंध। और अगर मत्स्य की बात करते हैं तो नीली क्रांति से मत्स्य का संबंध है। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल की जो शुरुआत है वो बर्मिंघम इंग्लैंड से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्मिंघम इंग्लैंड से। साथ ही साथ आप लॉन टेनिस की अगर बात करते हैं तो इसके कुछ प्रमुख शब्दावली भी याद रखिएगा, जैसे लेट, फॉल्ट, ग्रैंड स्लैम, इन, आउट, सर्विस, ये सब कुछ लॉन टेनिस के प्रमुख खेल शब्दावली हैं। लॉन टेनिस की जो मैदान की लंबाई होती है वो 78 फीट की होती है। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर के आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसका कि विकास जो है वो JS किल्वी के द्वारा किया गया था और इस पर सिलिकॉन की परत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा कि निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है। तो देखिए द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए जो महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ये सब में क्या है, विधान परिषद है।
और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 169 के अंतर्गत। विधानसभा विधान परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो देखिए, आपातकाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 तरह का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लगा है, 1962, 1965 और 1975। और राष्ट्रपति शासन जो है वो पहली बार 1951 में लगा था पंजाब में। वित्तीय आपातकाल की अगर बात करते हैं तो अभी तक 1 बार भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में। अगर हम लोग बात करते हैं और भी अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 152 की अगर बात करते हैं तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 286 की अगर बात करते हैं तो इसमें माल क्रय या विक्रय पर कर अधिरोपण के विषय में निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मूल स्रोत से किसी विन डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये बैकअप लेना कहलाता है। आप लोग जनरली भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बैकअप करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकअप। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान समय का ब्लैंक विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। अगर हम लोग बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी है हम्पी। इसका राजभाषा था तेलुगु। विजयनगर का एक सैन्य विभाग था भी, उसको हम लोग कदाचार के नाम से जानते थे। और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था वो दंड नायक या सेनापति के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1774 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। और कौन से एक्ट की तरह? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और भी याद रखिएगा, जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर यही हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 की, तो चार्टर अधिनियम 1853 से याद रखिएगा, इसके द्वारा सेवाओं में नामदर्जगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अगर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इससे याद रखिएगा केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी महाजनपदों के बारे में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महाजनपद की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 16 महाजनपद है। साथ ही साथ आप 16 के नाम और राजधानी भी याद रखिएगा, जैसे अंग का है चंपा, मगध का राजगिरी, अवंती का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर, गंधार का तक्षशिला, असमक का पोतन। ये सब कुछ महाजनपद और उनकी राजधानी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं दीर्घ निकाय की, तो दीर्घ निकाय में बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन किया गया है। दीप वंश की अगर बात करते हैं तो दीप वंश से हमें सिंघल राज की जानकारी मिलती है। और त्रिपिटक तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बौद्ध सहित है। ये 3 हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट हमारा कि मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया यानी रक्त क्षीणता रोग होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है वो हीमेटिन है और इसमें एक हीम नामक का रंजक होता है और इसी के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान है वो लगभग 50% है, मीथेन का 18%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का 6% होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कुमार मुन्नर सिंह को,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मुन्नर सिंह को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, राज्य विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है, महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ संसद जो है वो हिस्सा लेता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल के हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो इनका नाम है क्या, इनका नाम है अशरफ गनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशरफ गनी। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ के संसद को बोला जाता है शोरा। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया है। तो ये दिया है रोहित शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको जो है वो भारत में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात आईसीसी की करते हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी जो टोटल मेंबर कंट्री है वो है 104। नेक्स्ट हमारा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो ये किया है लीसा सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीसा सिंह। लीसा सिंह की अगर बात करते हैं तो ये लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीसा सिंह। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था। तो देखिए, मुगल प्रशासन की अगर बात करते हैं तो मीर बख्शी को बोला जाता था प्रांतीय सैन्य प्रधान, जो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मीर बख्शी होता था इसके द्वारा एक सरखत नाम का एक पत्र निकलता था और उसी के हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। साथ ही साथ मुगल शासन से और भी याद रखिएगा, दीवान जो होता था वो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, कोतवाल जो होता था वो नगर प्रधान होता था, सूबेदार जो होता था वो प्रांतों में शांति स्थापित करता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि कैबलब कौन से धर्म से संबंधित है। तो कैबलब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। जैन धर्म में जो पूर्व ज्ञान के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था, शब्द यूज किया जाता था, उसी को कैबलब के नाम से जाना जाता था। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे क्या होता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप इसको जैन धर्म में ये भी बोल सकते हैं कि कैबलब की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सप्तमे बजैते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सप्तमे बजैते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद, और जिसका की अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर यही हम बात और ऑप्शंस की करते हैं, अगर हम बात कठोपनिषद की करते हैं तो इसमें यम नचिकेता का वर्णन किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का जो कारण है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो देखिए, ग्राम प्रधान जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यही और ऑप्शन जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र प्रमुख और सरपंच जो है ये तीनों जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एंटीसोल है। तो एंटीसोल क्या है। एंटीसोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। नव विकसित मिट्टी जो है जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसोल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की तो इसमें पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी, जिसको कि कपास की मिट्टी या रेगुल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग जो है वो टिटेनी फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है।
अगर हम बात लैटेराइट मिट्टी की करते हैं तो इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। अगर लाल मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और साथ ही साथ सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। यह जो है वो अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है और यह इसमें लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो इसको सौर प्रज्वाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर प्रज्वाल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत में महात्मा गांधी जो है वो सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। और यही वो आंदोलन था जिसके विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। एक बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। जो चंपारण से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग है वो 1917 में चंपारण में ही हुआ था। अगर हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की, तो खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा में एक होने वाला एक किसान आंदोलन है। रॉलेट सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये 1919 और अहमदाबाद मिल मजदूर जो है वो 1918 में हुआ था और इसी में पहली बार भूख हड़ताल भी हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो महाराष्ट्र में घटित हुई है भील विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ था 1812 के आसपास, 1812 से 1819 में हुआ है भील विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो कोल विद्रोह जो है वो झारखंड वाले एरिया में हुआ है, मैंने रांची, हजारीबाग, पलामू ये सब पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। रंपा विद्रोह की अगर बात करते हैं तो रंपा विद्रोह जो है वो गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश के आसपास में है। और संथाल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्रों में विस्तृत था। नेक्स्ट हमारा कि नीचे दिए गए एक 4 शब्द में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द जो है वो बाकियों से भिन्न है? तो देखिए जिरकोनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सब क्या है? ये सब सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब अर्धचालक है, लेकिन जो पोटेशियम है ये क्या है? ये एक धातु है। ये इन तीनों से जो इनका गुण होगा, प्रॉपर्टीज होगा वो अलग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिकरूल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये थे त्रिबल्लुबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो एक तमिल भाषा में रचित काव्य है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। यह जो है वो इसे तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग जो है वो नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? ये बात कर रहा है बृहस्पति की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं तो मंगल ग्रह से याद रखिएगा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसके दिन का मान एवं आज का जो झुकाव है वो पृथ्वी के समान ही है। अगर हम बात करते हैं शनि ग्रह की, तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात शुक्र ग्रह की करते हैं तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे पृथ्वी का भग्निगृह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुषाणों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कटफेसिस। कुषाण जो राजा थे वो देवपुत्र कहलाते थे और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध थे वो कुषाण शासकों ही थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? यानी बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो ये कौन सा है? ये है अनुपम अरुणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम अरुणा। यही अगर हम लोग परम पदम की बात करते हैं तो ये जो है वो सीडैक पुणे के द्वारा निर्मित है। अगर हम चिप्स की बात करते हैं तो ये सी डॉट संस्थान बेंगलोर के द्वारा निर्मित है। और फ्लो सॉल्वर मार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण की अगर हम लोग बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व ने कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72,
कह रहा है अभी तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो बिहार में 8 बार लगाया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 356 में है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। यह जो है वो अधिकतम 3 वर्षों तक एक राज्य में परिवर्तन में रह सकता है। अगर इससे अधिक आपको रखना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पुर्तगाली आप लोगों को याद होगा कि 1505 में फ्रांसीसी द अल्मेडा जो था वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी। फिर फ्रांसीसी अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है जो कि 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लेता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में लगाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अच्छात्मक है, नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये किया गया था बिहार के डुमरांव से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुमरांव से। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन से याद रखिएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जो है गिरफ्तारी की गई थी मोहम्मद अली की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो आवश्यक क्षेत्रफल जो है वो कम से कम 33% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। भारत में अगर वन की बात करते हैं तो मुख्यतः 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। अगर हम लोग अभी वन से एक इंपॉर्टेंट जो आया है वन रिपोर्ट 2019, उससे अगर हम बात करें तो वहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो कि है मध्य प्रदेश, और वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य अगर पूछे तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उनका दामाद यानी प्रियदर्शनी का जो पति था जामिल, वो बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करते हैं महावीर के उपदेश का, तो महावीर जो थे वो अपने उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो था कोल्हापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारा भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन में नहीं है, राजस्थान ही होगा। कच्चा तेल के उत्पादन में सबसे जो प्रथम स्थान पे है वो है राजस्थान। और देश में अगर बात करते हैं तो देश में है अमेरिका। अगर यही बात हम लोग महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है वो ज्वार उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। आसाम जो है वो चाय और प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि 15वीं सदी में बाबर ने किस ब्लैंक खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो बाबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाबर पोलो खेल को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। बाबर से कुछ युद्ध भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, जैसे इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में जो कि राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। फिर घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ। बाबर से एक और चीज याद रखिएगा, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यताकांत, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन है और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ओजोन परत के लिए रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो गोल गुंबज जो है वो समाधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल गुंबज। गोल गुंबज से एक चीज़ याद रखिएगा, गोल गुंबज जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक भी है। नेक्स्ट हमारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। शेरशाह से और भी चीज़ें याद रखिएगा। शेरशाह जो था वो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। इसने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 160। नेक्स्ट हमारा संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 3:2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय फल की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय नदी है गंगा जिसको कि 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन जिसको कि 2009 में घोषित किया गया है और राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 घंटे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 133 1/3। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उनमें ना तो जंग लगती है और ना ही वो संरक्षित होता है। यह किस धातु से बना हुआ है? तो यह जो है वो लोहा से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। अशोक स्तंभ की अगर बात करते हैं तो इसको मौर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया था। यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10:3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है धान का खेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। बाद बाकी वन झील घास का मैदान जो है ये सब जो है वो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि पुराणों की कुल संख्या है। तो पुराणों की कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो वो है 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। महापुराणों की जो संख्या है वो है 18। उपनिषद है जो है वो है 108। वेदांग जो है वो है 6। नेक्स्ट है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ का 1916 अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ 1916 अधिवेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहे तब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बनारस 1905 अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कलकत्ता 1906 की अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और सूरत 1907 अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा, जिसमें कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। और 1916 लखनऊ के अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा और इसी में मुस्लिम लीग से भी समझौता होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो एक गर्म सागरीय धारा है? अगर हम बात करते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा की तो यह जो है वो प्रशांत महासागर का गर्म जल धारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की तो यह हिंद महासागर की ठंडी जल धारा है। वेनेजुएला धारा की अगर बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। अंटार्कटिका की धारा की अगर बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो था, तो वो कौन कौन सा था? बीजापुर और गोलकोंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एंड गोलकोंडा। बीजापुर ये जीता था 1686 में और गोलकोंडा जीता था 1687 में। अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब से और याद रखिएगा, ये सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दिया था। इसने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। इसने 1679 में ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरा का भी निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बीजापुर ये जीता है 1685 में और गोलकोंडा जीता है 1687 में। ये 1686 नहीं होगा, 1685 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक साइड मंदिर के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड जनपद के नाम दिए हुए हैं। दशावतार मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो ललितपुर के साथ मैच करेगा। अगर हम बाबा सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये देवरिया जनपद में है, तो ये देवरिया के साथ मैच करेगा। ऋषि सिंगी के मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऋषि सिंगी का जो मंदिर है वो फर्रुखाबाद में है और बराह भगवान का जो मंदिर है वो एटा में है। क्लियर है? इसको आप मैच कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से एक स्पीड से रिलेटेड क्यूरीज पूछा हूँ कि आप लोगों को स्पीड क्या चाहिए, और तेज़ चाहिए, कम चाहिए या सही स्पीड है। तो इसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ आप लोग अपना सुझाव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।